गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने द टाइगर किंग जो लेसन है पैनोरामा से, जो 12th RBSC बोर्ड में चलता है, उसके हमने 3 पैराग्राफ्स जो है स्टडी किए थे। और जो लास्ट पैराग्राफ था उसके अंदर हमने ये स्टडी किया था कि 10 दिन का जो बच्चा है जिलानी जंग बहादुर, वो बोला, मीन्स पॉसिबिलिटी नहीं है लेकिन एक मिरेकल के अकॉर्डिंग जो है 10 डेज का जो बच्चा है, 10 डेज ओल्ड जो जिलानी जंग बहादुर है, उसने एक वर्ड बोला, ओ वाइज प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान भविष्य वक्ताओं, ये वर्ड बोला। तो वहाँ जो भी लोग बैठे हुए थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, तो वास्तव में मिरेकल है। ये चीज़ हमने पढ़ ली थी। और उसके जस्ट बाद में जो उन्होंने जब ये 10 दिन का बच्चा बोला तो वो सारे के सारे एक तरह से जड़वत हो गए, मतलब इधर स्थिर हो गए। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो 10 दिन का बच्चा बोल रहा है और वो कोई भी जो है उनमें से बोल नहीं पाया, सभी जो है एक तरह से सरप्राइज्ड हो गए। आज की क्लास में हम इसके आगे वाला पार्ट जो है वो स्टडी करते हैं। इसके बाद क्या हुआ, 10 दिन का बच्चा बोला और उसके बाद ज्योतिषी और जो लोग हैं या जो बच्चा है ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, उनके बीच में क्या वार्तालाप हुआ, क्या कन्वर्सेशन हुआ है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखते हैं द टाइगर किंग, और इसके आगे का जो पार्ट है वो हम देखेंगे। तो देखिएगा इसमें, दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। जब बच्चा बोला ना, उसके जस्ट बाद में स्थिर तो खड़े थे सारे, तो सभी लोगों ने क्या किया, दे लुक्ड, उन्होंने देखा, वाइल्डली मतलब आंखें फाड़कर, वाइडेड आइज, आंखें फाड़कर उन्होंने एक दूसरे को देखा, एट ईच अदर, एक दूसरे की तरफ देखा, एंड ब्लिंक्ड, ब्लिंक का मतलब होता है कभी आंखें बंद करते हैं कभी आंखें खोलते हैं, ठीक है ना, ऐसी कंडीशन उन्होंने की। तो अपनी वो पलके झपकाने लगे, कहने का मतलब इसका है, ब्लिंक का मतलब पलके झपकाना। तो अपनी पलके झपकाने लगे और एक दूसरे को देखने लगे, कौन सी आंखों से, आंखें फाड़ करके वो देखने लगे कि ये क्या हो गया। ओके, फिर उसके बाद देखो, ओ वाइस प्रॉफिट्स, फिर उसने बोला, किसने, जिलानी जंग बहादुर ने फिर बोला कि ओ वाइस प्रॉफिट्स, अरे बुद्धिमान भविष्य वक्ताओं, इट वॉज आई हु स्पोक, ये मैं ही था जिसने ये शब्द बोले। इट वॉज आई, ये मैं था, हु स्पोक, जिसने बोला, मतलब ये खुद कह रहा है कि मैंने बोला है। आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है, जो भी सेंटेंस आपने सुने हैं ना, ओके, वो मैंने बोले हैं। देयर इज नो नीड टू सरप्राइज अबाउट दिस मैटर। तो आपको आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं ही था बोलने वाला। इसके जस्ट बाद में, दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, इस बार क्या है, शंका का कोई आधार ही नहीं था। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड, शंका के कोई आधार नहीं थे, मतलब शंका करने वाली कोई बातें ही नहीं थी, सब कुछ क्लियर हो चुका था। फॉर डाउट, डाउट मीन्स शंका, संदेह है, तो संदेह करने वाले कोई आधार नहीं थे। इस बार ये कंफर्म हो गया कि हु वॉज स्पीकिंग या हु स्पोक दीज वर्ड्स, ये शब्द किसने बोले थे, जिलानी जंग बहादुर, जो 10 डेज ओल्ड इन्फेंट था, उसने बोला था। ओके, इसके जस्ट बाद देखिएगा, इट वॉज द इन्फेंट, यह है वही शिशु था, बोर्न जस्ट 10 डेज अगो, जिसने 10 दिन पहले जन्म लिया था या जिसका जन्म 10 दिन पहले हुआ था, ये वही बच्चा था। हु हैड इनंसिएटेड, जिसने ये शब्द बोले थे। इनंसिएटेड मीन्स होता है स्पष्ट रूप से बोलना, क्लियरली बोलना। ओके, तो ये शब्द उसने बोले थे, द वर्ड सो क्लियरली, बहुत अच्छी तरह से, बहुत स्पष्ट रूप से उसने ये वर्ड कहे थे या बोले थे। ओके, तो अब कोई डाउट वाली कहानी नहीं थी, डाउट वाली कोई बात नहीं थी। आफ्टर दैट द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गैज्ड इंटेंटली एट द बेबी। इसके बाद क्या हुआ देखो, द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ मीन्स होता है उतारना, स्पेक्टिकल्स चश्मा, उसने अपना चश्मा उतारा। मुख्य जो भविष्य वक्ता है या मुख्य जो ज्योतिषी है ना, उसने अपना चश्मा उतारा, एंड गेस्ड का मतलब गौर से देखना, निहारना, इंटेंटली का मतलब तीव्रता से, विद स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट एंड अटेंशन, बहुत ही तीव्र रुचि और ध्यान के साथ उस बच्चे को देखा। ओके, एट द बेबी, बेबी की तरफ देखा, किसने देखा, चीफ एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया, अपना चश्मा उतारा, एंड गेज्ड और देखा,
तीव्र रुचि और ध्यान के साथ में किसको देखा? बच्चे को देखा। ओके, ऑल दोज हु आर बोर्न, ऑल दोज हु आर बोर्न, जिसने जन्म लिया है या जिसका जन्म हुआ है, विल वन डे हैव टू डाई, उसको एक दिन मरना पड़ेगा या उसको एक दिन मरना होगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये पहले भी होता था, आज भी होता, हमेशा होता रहेगा। जिसने जन्म लिया डेफिनेटली ही विल डाई, वो मरेगा पक्का। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट, फिर उसने क्या कहा कि वी डोंट नीड, हमें आवश्यकता नहीं है, योर प्रेडिक्शंस, तुम्हारी जो भविष्यवाणियां हैं उनको जानने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उस बच्चे का, या मान लो जो भी इंसान है जिसने जन्म लिया है, डेफिनेटली ही विल डाई और शी विल डाई, जिसने जन्म लिया वो मरेगा पक्का। तो इसमें भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है कि वो, इसने पहले बोला ज्योतिष ने कि वो मरेगा, तो डेफिनेटली सभी मरेंगे। लेकिन अगर वो मेथड बता दे उसका या तरीका बता दे मौत का कि किस प्रकार से वो मरेगा, तब तो मान लिया जाए कि ये जो बच्चा इस प्रकार से मरेगा, तो डेफिनेटली जो ज्योतिषी हैं वो भी इस बात में क्या है, बिल्कुल सही साबित हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ये अभी इसका जो मौत का तरीका है वो भी बताया नहीं गया है, इसलिए अभी उन ज्योतिषी जो है उन पर थोड़ा डाउट है या डाउट हो रहा है उनको। इसके बाद देखिएगा, देयर वुड बी सम सेंस इन इट, देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। ओके, देयर वुड बी सम सेंस, इसमें कोई अर्थ होगा, क्या अर्थ होगा? देयर वुड बी सम सेंस इन इट, इस बात में कोई अर्थ होगा, ये बात अर्थ वाली होगी। इफ यू कुड टेल अस द मैनर, यदि हमें मैनर बता दें, तरीका बता दें, ऑफ दैट डेथ, उस डेथ का हमें तरीका बता दो कि डेथ किस प्रकार से होने वाली है, तब तो बिल्कुल मानने वाली बात है। किसने बोला? द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वैकी वॉइस, रॉयल इन्फेंट राजशाही जो शिशु है, बच्चा है, उसने कहा, अटर्ड मीन्स बोला या कहा, दीज वर्ड्स ये शब्द, इन हिज लिटिल स्क्वैकी वॉइस, स्क्वैकी मीन्स तीखी, तीखी आवाज में छोटे बच्चे ने कहा कि यदि आप ये मौत का तरीका बता दे, आप बता दो, ज्योतिषियों को बोला, तो हम मान जाएंगे डेफिनेटली कि आपकी भविष्यवाणी सही है। बाकी मरने को सभी मरेंगे, लेकिन मौत का तरीका जो है वो आपको बताना पड़ेगा। तो ये 10 दिन का बच्चा बोल रहा है तो बड़े आश्चर्य की बात है। ओके, तो ये भी हमें ध्यान रखने की बात है। फिर इसके बाद देखिएगा क्या हुआ आगे, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, मुख्य भविष्य जो वक्ता है या ज्योतिषी मान सकते हैं, उसने क्या किया? प्लेस्ड हिज फिंगर, अपनी अंगुली रखी, ऑन हिज नोज, अपने नाक पर, आश्चर्य से जो है, अंडर इज आश्चर्य, वंडर आश्चर्य, तो आश्चर्य से मुख्य ज्योतिषी ने नाक पे, अपने नाक पे अंगुली रखी और क्या बोला देखिएगा आगे, ए बेबी बैरली 10 days, ए बेबी बैरली 10 days, एक बच्चा जो मुश्किल से 10 दिन का है, बैरली मीन्स मुश्किल से, ओल्ड, ओल्ड मीन्स ये उम्र की बात है, 10 days ओल्ड, तो जो बच्चा 10 दिन का है, ओपन्स इट्स लिप्स, वो अपने होठ जो है वो खोलता है, इन स्पीच, बोलने के लिए, यानी कि मतलब बोलने में। तो 10 दिन का बच्चा जो है बोलने के लिए अपने होठ खोलता है, अपने होठों से बोलता है। तो आगे क्या बता रखा है, नॉट ओनली दैट इट इज ऑल्सो रेजिस इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बोलता तो है ही है और फिर भी क्या करता है, और ये न केवल इंटेलिजेंट क्वेश्चन करता है, मतलब बुद्धिमानी भरे जो प्रश्न है वो भी ये करता है, रेजिस्टेंस करना या उठाना, ये अविश्वसनीय बात है। इनक्रेडिबल मीन्स अविश्वसनीय, तो अविश्वसनीय बात है ये, बोलता तो है वो, लेकिन फिर और क्या करता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी करता है। ओके, रेदर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस, इस प्रकार से बात करता है जैसे कि वॉर ऑफिस, जो युद्ध का ऑफिस है, युद्ध कार्यालय है, वहां से कोई समाचार प्रकाशित हो रहे हो, बुलेटिन्स का मतलब समाचार, वहां से उन्होंने देखा है, ये एक एग्जाम्पल बताया आपको, देन फैक्ट्स, फैक्ट्स मींस तथ्य, तथ्यों के बजाय जो है जो बुलेटिन आते हैं, बुलेटिन समाचार जो आते हैं कहाँ से, वॉर ऑफिस, मान लो युद्ध चल रहा है और युद्ध के जो समाचार है वो पहले वॉर ऑफिस में आता है, वहां से फिर वो बुलेटिन प्रचारित किए जाते हैं। वैसे ये बच्चा जो है ऐसे बोल रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन कर रहा है जैसे इसके पास में पहले से इसकी सूचना हो।
वॉर ऑफिस के पास में सूचना होती है, युद्ध जब चलता रहता है उनको देखते रहते हैं, उनके पास सूचना आती रहती है, ओके, और फिर वो उसको पब्लिश करते हैं। इस बच्चे के पास तो कुछ नहीं है, 10 दिन का बच्चा इस प्रकार से बोल रहा है, तो बड़े आश्चर्य की बात है। फिर इसके बाद देखिएगा आगे, द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, टुक ऑफ मीन्स उतारी, ओके, यहाँ पर प्लेसमेंट्स रखना, यहाँ पर उतारना, तो टुक ऑफ हिज या टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, अपनी नाक पर से उसने अंगुली जो है हटाई या उतारी, एंड फिक्स्ड आईज, अपनी आंखें जो स्थिर की, या स्थिर आंखों से देखा, अपॉन द लिटिल प्रिंस, उस छोटे से राजकुमार की तरफ जो है वो कैसे देखा, बिल्कुल स्थिर आंखों से देखा, और क्या कहा देखिएगा आगे, द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, इस प्रिंस का, इस राजकुमार का जो जन्म हुआ वो किस नक्षत्र में हुआ, वृषभ नक्षत्र में हुआ। बुल मीन्स वृषभ, ये उसका क्या है, नक्षत्र है। तो वृषभ नक्षत्र में जो है इसका जन्म हुआ था। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और वृषभ नक्षत्र में जो जन्म लेने वाले बच्चे या जो भी होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है वो देखिएगा, बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। वृषभ मतलब जो अपने, जिसको अपन अपनी लैंग्वेज में जो है वो सांड बोलते हैं, ऑक्स अलग होता है, बैल अलग होता है, ओके, तो ये एक नक्षत्र होता है, इसको शुद्ध हिंदी में वृषभ कहते हैं अपन, ठीक है। तो वृषभ जो होता है या वृषभ जो होता है और जो टाइगर होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ओके। डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, फिर ये कह रहा है कि उन व्यक्तियों की मौत किससे आएगी, ये आती है टाइगर से आती है, ही एक्सप्लेन, ज्योतिष ने ये बात खोल करके बताई कि वृषभ जो है, वृषभ नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो भी बच्चे हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। तो प्रिंस का जो जन्म है वो किस में हुआ है, वृषभ नक्षत्र में हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग वृषभ और जो टाइगर होते हैं वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ओके। इसलिए इस बच्चे की मौत किससे आएगी, इस बच्चे की मौत किससे होगी, डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ये टाइगर से उसकी मौत होगी, ऐसा उसने व्याख्या की। तो ये इसमें थोड़ा सा आपको बताया है कि ज्योतिषी की जो भविष्यवाणियों किस आधार पर सच होने वाली है, इसका एक ऑथेंटिकेशन जो है वो आपको बताया गया है इसमें। तो हमें ट्रांसलेशन तो करना ही करना है, ओके। ट्रांसलेशन के अलावा हमें और क्या करना है, कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन के बारे में भी स्टडी करना है, जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन है उनके आधार पर ही हम किया करते हैं, तो ये विशेष ध्यान देने की बात है। अब थोड़ा सा ग्रामर पोर्शंस में स्टडी कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, क्या क्या इसमें ग्रामर पोर्शन के बारे में दिया हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है। तो मैं कल की क्लास में आपको बता रहा था कि इसमें कुछ जो ध्यान रखने वाले ग्रामर पोर्शन है वो क्या है, एक तो टेंस, ओके, आपको टेंस का ध्यान भी रखना है। टेंस के अलावा पैसिव वॉइस, इसका ध्यान रखना है। कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनका भी ध्यान रखना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, ओके, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये देयर आर 8 टॉपिक्स जो 11th क्लास में आरबीएससी बोर्ड है उसके अंदर चलते हैं ये 8 टॉपिक्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी आपको जो है ध्यान रखना है, ओके। तो इनके आधार पर ये नॉर्मल चीज है, ये नॉर्मली आप ध्यान रख लेंगे तो इसमें आपको ट्रांसलेशन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू कैन फ्रेम एनी टाइप ऑफ सेंटेंस इजीली, ओके, यू कैन लर्न द सेंटेंस इजीली, ओके। तो ये ध्यान आपको रखना है। तो हम इसमें आप क्या स्टडी करने वाले हैं, कुछ ग्रामेटिकल पोर्शंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं, टेंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं, और कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हैं इसमें, उनका भी हम स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, They looked wildly at each other and blinked. उन्होंने एक दूसरे को कैसे देखा, आंखें फाड़ करके देखा एक दूसरे की तरफ, and blinked, और पलकें झपकाई। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, looked है वो कौन सी फॉर्म है, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, और blinked भी कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। अब आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि सेकंड फॉर्म कहाँ आती है, पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस पे वो आपकी सेकंड फॉर्म आती है, ओके।
ये ध्यान रखना है। और पास्ट सिंपल में तो क्या आती है, सेकंड फॉर्म, और पास्ट सिंपल के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। और वहां पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, पास्ट सिंपल में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वहां पर हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। ओके, और डिड के साथ में कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। ओके, तो यू हैव टू नो अबाउट दिस मैटर। फिर इसके बाद देखिएगा, तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, आंखें फाड़ करके देखा और पलकें झपकाने लगे। इसके बाद ओ वाइज प्रोफेट्स। अब यहाँ पर देखिए एक बात है, यहाँ पर देखिएगा क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है। ये ओ, ये क्या है, इंटरजेक्शन है। ओके, जिसमें कोई आश्चर्य वाली बात होती है या कोई सडन फीलिंग होती है, तो वहां क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। तो ओ वाइज प्रोफेट्स, यहाँ पर ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है ना, ये एक्सक्लेमेटरी का मार्कर होता है एक तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। ठीक है, ओ जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है किसका यूज हो रहा है, इंटरजेक्शन का यूज हो रहा है। इट वॉज आई हु स्पोक, ये मैं था जो कि बोला। अब यहाँ पर वॉज कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। ये भी कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। ये सेकंड फॉर्म किसकी है, वॉज, बी की सेकंड फॉर्म है। ये किसकी है, स्पीक की सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म क्या होती है स्पीक की, स्पोकन। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, बी वॉज बीन। तो इसने क्या कहा कि ये मैं था जो कि बोला। ओके, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इस प्रकार ध्यान रखना है आपको। इसके जस्ट बाद मतलब यहाँ टेंस कौन सा आया, पास्ट सिंपल। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, इस बार जो है शंका के कोई आधार नहीं थे। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, वर कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, किसकी, बी की। देखो बी की सेकंड फॉर्म वॉज भी होती है, वर भी होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम ये वॉज और वर का यूज करते हैं। वॉज का यूज सिंगुलर के लिए करते हैं, वर का यूज प्लूरल के लिए करते हैं। फिर इसके बाद देखिएगा, इट वॉज द इन्फेंट, ये शिशु ही था। फिर सेकंड फॉर्म आ रहा है वॉज, हु, इट वॉज द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 days ago, जो बच्चा जस्ट 10 दिन पहले जिसका जन्म हुआ था। अब यहाँ पर वॉज और बोर्न ये आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर पैसिव वॉइस है, किसका, पास्ट सिंपल का। 10 days ago who had enunciated, जिसने की स्पष्ट रूप से कहा। यहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है। हेड प्लस थर्ड फॉर्म किस में आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म। 10 दिन का बच्चा जिसका जन्म 10 दिन पहले हुआ था, उसने ये शब्द स्पष्ट रूप से बोले। द वर्ड सो क्लियरली, क्लियरली मीन्स स्पष्ट रूप से। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, टुक ऑफ उतारा या उतारे, सेकंड फॉर्म आ गया। फ्रेजल वर्ब है वैसे, वर्ब के साथ में जब ये प्रेपोजिशन वगैरह लग जाते हैं तो वहां पर वो फ्रेजल वर्ब बन जाती है। तो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया, अपना चश्मा उतारा एंड गैज्ड इंटेंटली। ओके, गैज्ड इंटेंटली एट द बेबी। गैज्ड मीन्स देखा, गौर से देखा, निहारा। ओके, इंटेंटली मीन्स तीव्रता से या तीव्र रुचि के साथ में। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सेकंड फॉर्म देख रहे हैं। सेकंड फॉर्म किस में आ रही है, पास्ट सिंपल टेंस में आ रही है। यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर मैक्सिमम पास्ट सिंपल टेंस का यूज हो रहा है। परफेक्ट का भी सेंटेंस आया बीच में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो स्टोरीज होती हैं वो हमेशा पास्ट टेंस में ही आती है। तो आपको पास्ट टेंस को बहुत ही ढंग से लर्न करना है। ओके, इसकी ढंग से लर्निंग हो जाएगी तो नो प्रॉब्लम, कोई भी सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है। फिर देखिएगा, ऑल दोज हु आर बोर्न, जिनका जन्म होता है, यहाँ भी पैसिव वॉइस है, आर के साथ में थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस है ये। वो लोग सभी जिनको जन्म दिया जाता है या जिनका जन्म होता है, ओके, विल वन डे हैव टू डाई, उनको एक दिन मरना होगा। फ्यूचर सिंपल भी आ गया इसमें। तो फ्यूचर सिंपल मतलब फ्यूचर टेंस बहुत कम आता है, मैक्सिमम आता है पास्ट। ठीक है ना, प्रेजेंट भी कभी कभार आ जाता है, मान लो फ्यूचर भी एक दो सेंटेंस इसके आ जाते हैं। तो मैक्सिमम है यूज किसका करना है, पास्ट का ही करना है। और सिचुएशन अगर अलाउ करती है या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें कई बार प्रेजेंट या फ्यूचर का भी यूज करना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, आई मीन टू से यू हैव टू लर्न ऑल द टेंसेज, सभी टेंस आपको लर्न करने हैं, एक दो टेंस से काम नहीं चलने वाला है। फिर देखिएगा,
वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शंस, वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शंस टू नो दैट, ये जानने के लिए तुम्हारी भविष्यवाणियों की हमें आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस आ गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नो प्रॉब्लम। देयर वुड बी सम सेंस इन इट, इसमें कोई अर्थ होगा। इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, अर्थ वाली बात होगी तुम्हारी, हम मानेंगे इस चीज को। इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, यदि आप उस डेथ का तरीका हमें बता दें तो हम मान जाएंगे बिल्कुल कि डेफिनेटली यू आर राइट। ओके, तो यहाँ पर भी क्या है, देयर वुड बी सम सेंस। यहाँ पर देखिए मॉडल का यूज किया गया, वुड का, वुड के बाद में क्या है, बी है। कहने का मीन्स यह क्या हुआ कि मॉडल के जस्ट बाद में कोई भी मॉडल, देयर आर 13 मॉडल्स, 13 मॉडल्स में से कोई भी मॉडल सेंटेंस में अगर आता है तो जस्ट बाद में क्या होता है, इसके यूज, उसके जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। यहाँ पर बी का यूज हो रहा है। ओके, द रॉयल इन्फेंट अटर्ड, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अटर्ड, ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। ओके, तो राजशाही जो शिशु है उसने ये शब्द कहे इन हिज लिटिल स्क्वेयरी वॉइस, अपनी तीखी आवाज में। तो तीखी आवाज में राजशाही जो शिशु है उसने ये शब्द कहे। तो यहाँ पर कौन सा टेंस का यूज हुआ, पास्ट सिंपल टेंस का यूज हुआ, और सिंपल जो टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है, उसका भी सिंपल सेंटेंस। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। प्लेस्ड ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, किसकी, प्लेस की, PLACE, प्लेस मींस रखना। तो मुख्य ज्योतिषी ने क्या रखा, अपनी अंगुली रखी ऑन हिज नोज, अपने नाक पर, और कैसे, आश्चर्य से, आश्चर्य से जो है उसने अपनी अंगुली अपनी नाक पे रखी। तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस का यूज हो रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, ए बेबी बेयरली 10 डेज, एक बच्चा जो मुश्किल से कितने दिन का है, 10 दिन का है, बेयरली मींस मुश्किल से। 10 डेज ओल्ड ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच, बोलने के लिए अपने होठ खोलता है। ओपन्स प्रेजेंट सिंपल टेंस है जिसमें S, ES और IS का यूज होता है। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ S, ES और IS का यूज कहाँ होता है, तो आपको इसको भी देखना है। तो S और ES, IS का यूज हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था। ओके, और उसका यूज आपने जो है देख लिया होगा। कैसे बता देता हूँ, S, ES और IS का यूज कहाँ होता है। यदि हम क्या स्टडी कर रहे हैं, S, ES और IS, यदि किसी वर्ब के एंड में S, SH, CH, O, X, Z और डबल S, ये यदि किसी वर्ब के एंड में आते हैं तो वहां पर हमें क्या करना है, ES का यूज करना है। किसके साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। ओके, सेकंड रूल क्या है, यदि किसी वर्ब के एंड में Y हो और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट। यदि किसी वर्ब के एंड में Y हो और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो हम Y को हटा करके वहां पर क्या लगा देते हैं, IES लगा देते हैं। ओके, इसी में दूसरा रूल ये है, यदि वर्ब के एंड में Y हो और Y से पहले कोई वावल हो, स्वर हो, तब क्या करते हैं, Y को नहीं हटाते हैं, केवल S का यूज करते हैं। और जो रिमेनिंग वर्ब्स होती हैं इनका हम यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ में, लेकिन वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होनी चाहिए। जो भी वर्ब है जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होती है, इन रूल्स के अलावा जो मैंने 3 रूल्स बताया अभी, उनके साथ हम एस का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसका यूज हो रहा है, एस का यूज हो रहा है। अब अपना फर्स्ट रूल भी काम नहीं करता, जिस वर्ब के एंड में एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड नहीं है ना कोई सा भी, तो फर्स्ट रूल तो गया, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड रूल में क्या है, किसी वर्ब के एंड में वाई हो, तो यहाँ पर ये फिनिश हो गया, वाई इसके एंड में नहीं है। ओके, तो थर्ड जो हमारा जो रूल था, थर्ड कौन सा था, वाई हो और वाई से पहले वावल हो, वो भी यहाँ काम नहीं कर रहा। तो लास्ट जो रिमेनिंग वर्ब्स हैं उनके साथ में हम किसका यूज करते हैं, एस का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जा रहा है। फिर इसके बाद देखिए आगे, नॉट ओनली दैट इट ऑल्सो रेजिज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। रेजिज का मतलब उठाना, यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज है। किसका यूज हो रहा है, देखो यहाँ पर एस का यूज हो रहा है। तो वो क्या करता है, न केवल इंटेलिजेंट क्वेश्चन करता है, बुद्धिमानी भरे प्रश्न करता है, मतलब ये क्या है, इनक्रेडिबल है, अविश्वसनीय है। रेदर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स। तथ्यों के बजाय जैसे किसी वॉर ऑफिस से
युद्ध का जो कार्यालय वहां से कोई समाचार प्रकाशित हो रहे हों और बताए जा रहे हों, ठीक है ना, फैक्ट के बजाय, तथ्यों के बजाय, वैसे ये बोल रहा है। फिर इसके बाद आगे देखिएगा, द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ, तो कॉपिस उतारी, उसने अपनी जो अंगुलियां हैं या अपनी अंगुली, एक अंगुली थी अपने नाक से उतारी, ओके, एंड फिक्स्ड आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस, फिक्स्ड मींस स्थिर कर ली, और अपनी आंखों को, अपनी नजरों को छोटे राजकुमार पर स्थिर कर ली। बड़ा आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार से 10 दिन का जो बच्चा है इतने इंटेलिजेंट क्वेश्चन कर रहा है, सोचने की बात है, सोचने का विषय है। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, अब प्रिंस जो है उसका जन्म कहाँ हुआ है, वृषभ नक्षत्र में हुआ है, ओके। वॉज बोर्न यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस है, ठीक है ना, पास्ट सिंपल टेंस के पैसिव वॉइस में वॉज और वर उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। एट द आवर ऑफ द बुल, ओके, आवर का मतलब टाइम से है, वृषभ नक्षत्र जो है उस टाइम से है, तो इस बच्चे का जन्म वृषभ नक्षत्र में हुआ है। और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ज्योतिष के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चों के साथ में द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, वृषभ और जो टाइगर है वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। यहाँ आर का यूज मैन वर्ब के रूप में किया गया है, या ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब जब ये बताया कि बुल एंड टाइगर दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, एनिमी होते हैं, शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं, तो इसका यही रीजन होगा कि डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, मौत जो है वो किससे आएगी, टाइगर से आएगी, मतलब टाइगर इसको मारेगा। अब यहाँ पर देखो हम बोल क्या रहे हैं, टाइगर से मौत आएगी या टाइगर उसको मारेगा, बोल रहे हैं फ्यूचर में। टेंस यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का यूज हो रहा है, प्रेजेंट सिंपल का, तो ये क्या है, नियर फ्यूचर के लिए, ये ध्यान रखने की बात है। निकट भविष्य के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम यूज कर सकते हैं या करते हैं। तो ऐसा ज्योतिष ने कहा कि वृषभ और टाइगर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, इसलिए मौत किससे आएगी, टाइगर से, मतलब टाइगर इसको मारेगा। ही एक्सप्लेन्ड, उसने व्याख्या की, एक्सप्लेन व्याख्या करना है, उस चीज को खोल करके बताना। तो यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, मीन्स पास्ट सिंपल टेंस है। तो इस प्रकार से हमने कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन के बारे में स्टडी किया और इन सेंटेंसेस का, इन पैराग्राफ्स का हमने जो है ट्रांसलेशन किया। तो हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। सेंटेंस के लिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि सेंटेंस हमें शॉर्ट एंड स्वीट सेंटेंस बनाने हैं। लॉन्ग सेंटेंस बनाने से हमें कोई मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलते हैं, हमारी लैंग्वेज कोई बहुत अच्छी वाली लैंग्वेज नहीं बनती है, ओके। तो हमें क्या करना है, सेंटेंस कैसे बनाने हैं, इजी बनाने हैं, शॉर्ट बनाने हैं, ओके। इफ यू वांट टू लर्न द ट्रांसलेशन, okay, if you want to frame the sentences then we have to frame short sentences, okay। हमें क्या बनाने पड़ेंगे, short sentence बनाने पड़ेंगे। और अकॉर्डिंग टू ग्रामर, मैंने कल आपको बताया था कि हमें सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना होगा, एक स्ट्रक्चर काम में लेना होगा, और वो स्ट्रक्चर क्या होगा, एस सब्जेक्ट, वर्ब, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हमें काम में लेना होगा, ओके। अब इसके अंदर वर्ब जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है, मेन वर्ब भी आ सकती है। इसके अलावा कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो इससे बाहर जाता हो, वो भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही निकलेंगे। मान लो इंटरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग को हम बाहर ले आएंगे, नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग के बाद नोट लगा देंगे, ओके। यही काम करना है और इसमें कोई विशेष बात नहीं है। सेंटेंस बनाने हैं तो आपको शॉर्ट बनाने हैं, जितने शॉर्ट सेंटेंस होंगे उतना ही हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब इसमें ये अगर ट्रांसलेशन आपको आ जाते हैं तो सेंटेंस भी आपके जो है वो बन जाएंगे, और जो क्वेश्चन आते हैं इससे डायरेक्ट वाले वो भी आप इजीली फ्रेम कर लेंगे। तो हमें लेसन की हिंदी याद रखनी है। जब भी आप एग्जाम में इसके क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्या करना है, लेसन की हिंदी हमें आनी चाहिए, मतलब हिंदी ट्रांसलेशन आपके माइंड में होना चाहिए। और उसके बाद आप कुछ ग्रामर पोर्शन को ध्यान में रख करके और आप क्या कर सकते हैं, इजीली आप आंसर उनका
दे सकते हैं। और ग्रामर पोर्शन विशेष ध्यान देने वाली जो बात है वो टेंसेस की है, पैसिव वॉइस की है, कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच की है, ज़्यादातर यही आते हैं। और जो बेसिक ग्रामर है वो भी आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, पर्सन्स है, ओके, वो आपके बारे में है, इनका भी हमें थोड़ा ध्यान होना चाहिए। ओके, तो ये ध्यान आपको रहेगा तो आप इजीली क्या कर लेंगे, सेंटेंस फ्रेम कर लेंगे। ओके, अब इसमें नॉर्मल मान लो कोई मिस्टेक्स होती हैं, कहीं मान लो प्रेपोजिशन एट का यूज करना था, आपने इनका लगा दिया, तो वो कोई विशेष देखने वाली बात नहीं है। हालांकि रोंग तो किया है, लेकिन एग्जामिनर इतना डेप्थ में जो है वो नहीं देखता, आपके मार्क्स उसके उतने नहीं काटता जितना काटना चाहिए। तो हमें क्या करना है, इन विशेष जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, टेंस, पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके, इनका और कुछ बेसिक ग्रामर का ध्यान रख करके और हम सेंटेंस फ्रेमिंग कर सकते हैं। इस प्रकार हम जो है नेक्स्ट क्लास में इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में स्टडी करेंगे। हमने लगभग जो एक इसका ये पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो फर्स्ट पार्ट हमने लगभग स्टडी कर लिया है, उसका एक पैराग्राफ और बचा है। उसके बाद हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे इसका, तब तक आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे और जो ग्रामेटिकल पोर्शन बताया उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।